साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 परीक्षा हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा अति महत्वपूर्ण सेशन यह जो हम लोग डेली वाइज पे लगा रहे हैं आजकल, है ना। तो इसमें हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो क्या है, हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट है जिसमें अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। आपको बता दें मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। टोटल आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर पिन अप करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। क्या है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को बना के देखते हैं। पहला जो सेक्शन आता है आपका सामान्य हिंदी का आता है। देखिए सामान्य हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आता है क्या, सामान्य हिंदी में पहला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। कह रहा है कि डैश ने अपना घोंसला बनाया। तो देखिए चीता बना सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, हाथी नहीं, बस एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर सी आपका, कबूतर घोंसला बनाएगा। देखिए आगे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो तलवार सिर पर लटकी रहना, तलवार जो है सिर पर लटकी रहना। बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ। तो आंसर्स बताएंगे क्या, इसका मतलब होगा कि भयंकर खतरा बने रहना, है ना। इसका मतलब तो यही होगा ना। आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि मतलब कोई गलती है। आइए देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, स्वतंत्र उत्पन्न किया है। वास्तव में जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किए है ना। तो इसमें हमें क्या गलती लग रहा है बता दीजिएगा। तो आंसर बताइएगा कि यहाँ स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए था। ये यहाँ पे हमको गलती लग रहा है ना दोस्तों। तो ये हमारा गलती होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप बी पकड़ लोगे ऐसे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए क्या दिया है कि जीवन अवसरों में एक धारा है, इसे हमें बताना है। अवसरों में क्या है, तो एक धारा है। इसका हमें क्या बताना है दोस्तों, रेखांकित जो है प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो बताइए क्या होगा इसकी जगह पे। आंसर्स बताएंगे क्या कि अवसरों की एक धारा, ये होना चाहिए था यहाँ पे। अवसरों में नहीं, अवसरों की एक धारा होना चाहिए। आंसर्स डी होगा करेक्ट। हमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, मतलब सही कौन है इसमें। आइए देखते हैं। निराकार कौन सा करेक्ट होगा, निराकार। तो निराकार इसमें आपका करेक्ट बताइएगा। निराकार, निराकार करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका निराकार। देखिए दिए गए शब्द में हमें पर्यायवाची शब्द को ढूंढना है। अभ्युदय, अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होगा, आइए देख लेते हैं। अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। आंसर से बताएंगे इसका उन्नति, है ना। अभ्युदय का क्या होगा, उन्नति। आंसर डी करेक्ट होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है क्या होगा, परोपकार करने वाला। क्या कहते हैं परोपकार करने वाले को, बताइए। तो आंसर्स बताएंगे परोपकार करने वाले को हम लोग परोपकारी कहते हैं। आंसर्स डी बताइएगा। कहिए स्थूल का विलोम क्या होगा, बताइए। स्थूल का विलोम क्या होगा। स्थूल का अर्थ पता है क्या होता है दोस्तों, स्थूल का अर्थ होता है असूक्ष्म, है ना, मोटा, मूर्ख। तो इसी के समान हमें ढूंढना है। कौन नहीं हो सकता है बताइए, कौन नहीं हो सकता है। तो आप बता देंगे कृष। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे कृष होगा, जिसका अर्थ होता है दुर्बल, निर्बल, है ना, विरूप होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। देखिए यदि ये दुर्बल यदि आपका बी नंबर पर देता ना, बी नंबर पे, तो आप ये भी मार सकते थे, लेकिन आपका सी नंबर पे है, इस कारण आपको ये मारना पड़ेगा। आगे देखिएगा कह रहा है आगे क्या कि महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो आइए महेंद्र का संधि को हम लोग बताते हैं कौन सा संधि है। महेंद्र जो है हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, महाजोर, महा और जोर करेंगे इसमें इंद्र, है ना, महाजोर इंद्र लिखेंगे नहीं तो महेंद्र बनेगा। इसमें कौन सी संधि आ रही है, तो आप बताएंगे गुण स्वर संधि आ रही है ना। क्यों, क्योंकि महा आ, आप देखिएगा तो इसमें आ और प्लस, क्या यहाँ पे आप देखे हैं तो ये आया और प्लस में यहाँ से क्या जुड़ रहा है, तो यहाँ से हमारा आ रहा है ई। तो आपने देखा ये क्या है, ये ई जो है और आ जो है एक स्वर संधि है। स्वर में कौन सा है, तो गुण संधि है, तो इसलिए गुण स्वर संधि होगा हमारा।
जो आ और ए मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है ना, ये दोनों मिलकर ए बन जाता है, तो महेंद्र बन गया हमारा। महेंद्र जो है ये क्या होगा, गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे कह रहा है शिरोमणि का हमें संधि विच्छेद बताना, बताइए शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आंसर बताएंगे शिरोमणि का यहाँ पे सिरह जोर मणि होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिरह जोर मणि होगा, है ना। आगे करेक्ट देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, संयोग का संधि विच्छेद बताइएगा, तो संयोग का आप बताएंगे सम जोड़ योग, है ना। आंसर हमारे बनेंगे ऑप्शन नंबर सी, सम जोड़ योग होगा संयोग। पीताम्बर शब्द का हमें समास विग्रह करना है, बता दीजिए क्या होगा पीताम्बर का समास विग्रह, तो आंसर बता देंगे क्या कि ऑप्शन नंबर, देखिए पित है जिसका अंबर, ये बात सही है, पित है वस्त्र जिसका, ये भी सही है, पीला अंबर है जिसका, ये भी सही है, यानी हमारा उपयुक्त सभी हो गए, राइट आंसर हमारे क्या होंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे करेक्ट देखेंगे क्वेश्चन, तो कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है, प्रत्यय रहित हमें बताना है कौन है, तो आप देखिएगा पहला लिखा है कवितत्व, कवितत्व में प्रत्यय लगा हुआ है, त्व लगा हुआ है ना, कवि जोड़ त्व, कवितत्व। अब देखिए लघुत्व, लघुत्व में भी प्रत्यय लगा हुआ, त्व लघु जोड़ त्व लघुत्व। अब देखिए बिकाऊ, बिकाऊ में भी प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप बताएंगे क्या, तो आऊ लगा हुआ है ना, बिक जोड़ आऊ बिकाऊ। अब देखिए कुख्यात, कुख्यात जो है हमारा प्रत्यय रहित है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो आंसर हमारा डी करेक्ट बन जाएगा। कह रहा है झंडा का पर्यायवाची शब्द बताना है, झंडा का पर्यायवाची क्या होगा बोलिए, तो झंडा का पर्यायवाची आप बता देंगे केतन, है ना। आंसर्स क्या होंगे करेक्ट आंसर्स ये बताइएगा। झंडा का पर्यायवाची ध्वज भी होता है, ध्वजा भी होता है, पताका भी होता है, केतन भी होता है, वैजयंती भी होता है, ये सभी होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस देखेंगे, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित हमें बताना है, अभी प्रत्यय रहित हमने देखा, अब उपसर्ग रहित देखेंगे, तो आइए देख लेते हैं उपसर्ग रहित। पहला देखिए प्रधान, तो आप देखेंगे प्र जोड़ धान, बिल्कुल बना सकते हैं प्र जोड़ धान, प्रधान इसमें तो है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। दूसरा देखिए प्रस्तावन, प्रस्ताव में आप देखेंगे तो इसमें प्र जो है, प्र जोड़ स्ताव, तो इसमें भी है, तो इसे भी नहीं लेंगे हम लोग। प्रचार, प्र जोड़ चार, इसमें भी है, तो हमारा बन गया एक रूपक, इसमें नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। आगे देखिए कमल नयन में कौन सी अलंकार है, कमल नयन ये कौन सी अलंकार है, तो आप बताएंगे कि इसमें उपमा और उपमेय का अभेद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। आंसर ए करेक्ट आप बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, कौन सा है बताइए, तो आंसर्स बताइएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी दैत्यारी, आंसर्स बनेंगे सी करेक्ट होगा आपका, दैत्यारी होगा। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, कह रहा है कि करुण रस की अस्थाई भाव बताइए क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो आप आंसर्स क्या बोलेंगे, आंसर्स बोलिएगा शोक है, करेक्ट आंसर बी होगा शोक। चलिए आगे क्वेश्चन है कि रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के आप बताइएगा चार अंग होते हैं, आंसर सी बताइएगा। निम्नलिखित में से मात्रिक सम छंद का कौन सा उदाहरण है, बताइए सम छंद का कौन सा उदाहरण है, तो आंसर बताएंगे चौपाई, करेक्ट आंसर सी बताइएगा क्या है चौपाई। देखिए कह रहा है कि तापस, तापस बलासी गंगा काल में कौन सी अलंकार है, देखिए सा सी तम सी ये सब जहाँ पे मिल जाए दोस्तों, तो आप सीधे से कौन से अलंकार पे आ जाइएगा, ये जो आएगा आपका अलंकार उपमा अलंकार पे आ जाइएगा, है ना। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखिए कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सी अलंकार है, देखिए इससे हम लोग को बस कंपैरिजन से पता चल रहा है क्या कि ये कौन सी अलंकार है, आप देख रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, है ना, ये कौन सी अलंकार है दोस्तों, तो ये आप बताएंगे रूपक अलंकार है आपका, है ना, उपमेय उपमान की व्याख्या है यहाँ पे, आंसर्स बी करेक्ट हो रहा है कि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या एक विरोध का भाव नहीं दिख रहा है, हमारा विरोधाभास अलंकार है, आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मत खाए अधिकाय, खाए
या खाए बैरात नर वा पाए बैराय में कौन सी अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? तो आंसर्स बता देंगे क्या इसमें अलंकार है हमें, वो है यमक अलंकार। आंसर्स सी करके बताएंगे कौन है यमक अलंकार। देखिए कह रहा है गद्यांश को हमें पढ़ना है, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है? भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा तप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म की व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबके प्रिय है भारत माता। फसलों और पके फल किसकी देन है? किसकी देन है बताइएगा? तो फसलों और पके फल जो है यह देन है किसका? तो नदियों का देन है ना। तो आंसर हमारा करेक्ट ये बताइएगा। अगला जो सेक्शन आता है वो है हमारा जनरल इंग्लिश का। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन which best express the same sentence in a passive या active voice। क्या है? have the car stolen है ना। have the car stolen मतलब उसकी क्या हो गई? कार चोरी हो गई है। तो इसका क्या बताएंगे हम? आंसर आइए देखते हैं। आंसर इसका बनाएंगे have the car stolen। तो यहाँ पे मॉडल्स का यूज किया गया है तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे पहले get someone to steal the car। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे लेट होना चाहिए, गेट नहीं दोस्तों। लेट समवन टू स्टील द कार। आगे देखेंगे कह रहा है क्या इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। ओके हमें नरेशन मतलब कि यहाँ पे बनाना, चलिए हम लोग नरेशन यहाँ पे बनाते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट मेक अ नॉइज। तो इसका क्या बनाएंगे आप? आंसर्स बनाएंगे क्या कि द टीचर सेड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वार्नड है ना। क्या करे? उनको जाके वार्न किए टीचर है ना। वार्नड वार्न द स्टूडेंट्स नॉट मेक अ नॉइज है ना। नॉट टू मेक अ नॉइज है ना। तो ये हमारा आंसर बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं द टीचर वार्न द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज कहाँ पे है। देखिए तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा फुलफिल किया है आपका देखेंगे। तो आंसर सबका द टीचर वार्न द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज। आंसर हमारा सी बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? विल वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश सी सेल्स। आंसर्स क्या बताएंगे इसमें? आंसर्स बताइएगा कलेक्टेड है ना। आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे कलेक्टेड, क्योंकि समूह समूह में एकत्र होना किसी वस्तु के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना होता है इसका है ना। कलेक्टेड मतलब। आगे देखिए कह रहा है सेलेक्ट द word which means the same as the group of word a person who eats too much। तो आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे? गुल्टन बताएंगे है ना। आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा गुल्टन। इसका अर्थ क्या होता है? खब्बू मतलब पेटू होता है ना। आगे देखिएगा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? ही वॉज वेक्स्ड डैश द बिहेवियर ऑफ आवर डॉटर। मतलब वो क्या हो गया था? तंग हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी के कारण, बेटी के बिहेवियर के कारण। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे फॉर है ना। आंसर्स फॉर होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या है हमारे पास आइटम? देखिए कह रहा है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है नियम है ना, कठोर। तो आंसर्स क्या बताएंगे? स्ट्रिक्ट। यहाँ पे दिख तो रहा है, आंसर्स ए बनेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए क्वेश्चन है एज सुन एज द ओपेंड द कैट्स द बर्ड्स डैश। आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर्स बोलेंगे फ्ल्यू अवे। आंसर्स होगा हमारा फ्ल्यू अवे होगा। आंसर्स डी करेक्ट बताएंगे। आगे देखेंगे कह रहा है क्या सिलेक्ट द मोस्ट
Select the option that express the given sentence in an active voice. The incident was narrated. The incident was narrated by someone to Naresh. तो इसका सीधे यहाँ पे दिख रहा है हमारा क्या कि somebody narrated the incident to Naresh. Answers A correct. Select the most appropriate option to fill in the blank. क्या कह रहा है? The beauty of our festivals lies in unity in dash. क्या बताइएगा? Unity in diversity. Answers D correct बताएंगे. देखिए select the option that express the given sentence in a passive voice. आइए देख लेते हैं क्या है. You have lost your notebook. तो आंसर्स क्या बताएंगे? You have lost your notebook. तो आंसर्स हमारा बनेंगे, देखिए आंसर्स बनेंगे हमारे कि your notebook has been lost. Your notebook has been lost. आंसर्स हमारा सी बनेगा. Select the correctly spelled word, fill in the blank. ये देख लेते हैं. The dash of the worksheet is not an easy job. तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? आंसर्स बनेगा रिकॉन्सिलेशन. आंसर्स हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे. द रिकॉन्सिलेशन ऑफ द वर्कशीट इज नॉट एन इजी जॉब. इसका मतलब सामंजस्य होता है. रिकॉन्सिलेशन मतलब है ना, मतलब समन्वय, सुलह बोल सकते हैं, मेल मिलाप बोल सकते हैं इसको. क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. क्या है हमारे पास? दिस एंटीक स्कल्पचर इज ई नीडेड डैश. तो आंसर्स बताएंगे प्राइसलेस. ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा. यहाँ पे क्या होगा? प्राइसलेस. देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. क्या है क्वेश्चन? ही रैन टुवर्ड हिज मदर डैश एंड हग्ड हर. तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर्स बताइएगा. ऑप्शन नंबर डी होगा, गीली होगा. करेक्ट आंसर गीली, और इसका मतलब होता है खुशी, है ना, प्रसन्नता. आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. क्या है हमारे पास? विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश द शालीमार गार्डन. आंसर्स क्या बताएंगे कि विजिटर्स जो हैं वो पूरे विश्व से आते हैं. कहाँ? तो शालीमार गार्डन में आते हैं. क्या करने? देखने आते हैं. आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे सी. ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा आपका. अगला कह रहा है कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. पिक आउट द फाइनाइट वर्ब गिवन सेंटेंस. आइए देखते हैं. टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. तो आंसर्स क्या बताएंगे इसमें? आंसर्स बनेगा हमारा इज. यहाँ पे क्या है? फाइनाइट वर्ब है. आंसर्स बी होगा. पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग. क्या है इसमें? नॉन फाइनाइट बताएंगे. तो आंसर्स बोलेंगे क्या इसमें? नॉन फाइनाइट. गिविंग और रिसीविंग है हमारा नॉन फाइनाइट. आंसर्स डी होगा. पिक आउट द ब्लैंक विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क. अल्लास. अल्लास से यही सिर्फ एक ही दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज होगा. अल्लास. माई बिलव्ड लीडर इज नो मोर. मतलब क्या हो गया? मेरे जो चहेते लीडर, मेरे नेता थे, वो नहीं रहे अब. तो आंसर हमारा ए बनेगा. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस. विच वन इज द सिंबल ऑफ सेमी क्लोन. देखिए इसे कहते हैं फुल स्टॉप, इसे कहते हैं क्लोन, इसे कहते हैं हाइपन, और ये हो गया हमारा सेमी क्लोन. आंसर डी करेक्ट होगा आपका. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट. क्या है? ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेंगे ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या बताइएगा यहाँ पे? तो आंसर्स बोलेंगे हैड लिव्ड, है ना. क्या होगा? हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आंसर्स हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. आगे कह रहा है व्हाट शुड वी यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट शुड वी यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. आंसर्स क्या होंगे? आंसर होगा सेमी क्लोन. आंसर्स ए करेक्ट होगा. देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो हम लोग का क्या है? इसका नाम है गणित.
देखिए गणित में क्या क्वेश्चन है कि सेक ए माइनस टेन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए किसके बराबर है। चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, यह इसके बराबर है, क्योंकि हमें चाहिए सेक सेक कॉसेक कॉसेक वाला, सेक कॉसेक कॉट या सेक या फिर कॉसेक और सेक, ऐसे हमें कन्वर्ट रखने हैं। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि या तो इसको हम लोग साइन साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आइए क्या हम लोग वैसे करें या फिर हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं। बिल्कुल हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं क्योंकि सब ऐसा ही साइन कॉस में तो है नहीं आंसर। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन पहले हमारा क्या है कि सेक ए माइनस है हमारे पास टेन ए, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास कॉसेक कॉसेक ए और प्लस है हमारे पास कॉट ए, है ना, और गुणे हम लोग क्या है हमारे पास सेक ए प्लस है टेन ए, अपॉन में क्या है हमारे पास तो सेक ए और प्लस है टेन ए, है ना। हम गुणा कर देंगे इसको किससे, तो आप बताएंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन में क्या लिखेंगे तो कोसेक ए माइनस कॉट ए लिखेंगे, है ना। चलिए इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करिए तो आपके पास क्या आ जाएंगे सेक सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना, और माइनस आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, अपॉन में लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कॉट होल स्क्वायर ए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनटू हो जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस हो जाएगा कॉट ए, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे सेक ए और प्लस होगा टेन ए। चलिए इसे आगे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 और इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएंगे। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, इसे सीधे हटाइए दिए कोसेक माइनस कॉट और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास सेक प्लस टेन। सेक प्लस टेन देखेंगे कहाँ पे है, आइए सेक प्लस टेन, है ना, में आना चाहिए सेक प्लस टेन, तो सेक प्लस टेन एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या यहाँ पे ए बी सी डी एक पतंग है। अच्छा पतंग कैसे होता है दोस्तों, ऐसा ही तो होता है, हाँ ये पतंग हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए 90 डिग्री है, ठीक है, एक 90 डिग्री का हम ए बना देते हैं, सपोज करें ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब देखिए ए पर 90 डिग्री, ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री का फॉर्मेट, और सी पे 60 डिग्री, अच्छा सी पे 60 डिग्री, ओके। यदि ए बी की लंबाई, यदि ए बी की लंबाई दिया हुआ 6, विकर्ण ए सी, ओके, विकर्ण ए सी की लंबाई क्या होगी, बस यही बतानी है। मतलब जब ये 6 दिया हो तो ये भी हमें फाइंड करना होगा, तभी तो ये फाइंड कर पाएंगे हम लोग। चलिए इसे हम लोग फाइंड करके देखते हैं क्या आएगा। तो आपको हम बता दें कि जब हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं एक हमने एक लंब यहाँ पे डाला, ठीक है, इसका हमने नाम कुछ भी रख दिया, जैसे एम एम ही रख दिया, चलो इसका एम एम नाम रख दिए, तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल के देखते हैं क्या होगा, क्योंकि सभी ये रूट में हमारे आंसर्स आए हैं। देखिए हम लोग फिर से यहाँ पे एक पतंग बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पतंग हुई हमारी, ये हमने एक ड्रॉ करा, यहाँ पे हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा डी और ये हमारा सी है। यहाँ पे तो 60 डिग्री है फॉर्मेट, यहाँ पे 90 डिग्री है आपका फॉर्मेट, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि ये जो है हमने एक डॉट लाइन से मिला है, क्यों, क्योंकि ये हमारा बुल है, ये विकर्ण है हमारा, है ना, ये विकर्ण है। अब देखिए ये विकर्ण है, तो आपको पता है क्या कि ये तो 90 डिग्री होगा, जब 90 होगा तो ये 45, है ना, ये 45 है, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल जो दोनों का सम होता है हम लोग यहाँ पे, जब ये 60 है तो ये भी यहाँ पे हम लोग 60 डालते हैं। चलिए तो ये कितने हो जाएंगे 45, तो ये जब 45 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ओके ना। अब देखिएगा हमारे पास जो जो दिया है वो लिखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे हम लोग एम, यहाँ पे एक डोनेट करते हैं जो ये सभी तरह से क्या बनाएगा, एक समकोण बनाएगा ना एम। इस फिगर को आप ध्यान में रख के ही बनाना है दोस्तों। अब देखिए ये बी डी कहिए या ए सी कहिए, दोनों एक ही है, आई लेकिन हम लोग बी डी को फाइंड करते हैं यहाँ पे पहले। बी डी में आप देखेंगे बी डी के लिए क्या क्या है हमारे पास, तो लिखिए यहाँ पे बी डी इक्वल हो जाएगा क्या ए बी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए डी का होल स्क्वायर, क्या होगा या नहीं, तो आप बताएंगे कि बी डी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे ए बी, जो हमारा ए बी है और ए डी होगा,
प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है तो हाइपोटेनस हमने बना लिया इसको। अब जो जो रखा है ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का 6 का होल स्क्वायर, ए डी का दिया हुआ है, ए डी का भी 6 दिया हुआ। क्यों 6 होगा? बिकॉज ये 45 है, ये 45, तो ये इसका साइड भी इक्वल ही तो होगा, इसलिए 6। तो ये कितने हो जाएंगे 36 और ये भी 36 यानी 72। 72 को हम लोग लिखेंगे 6√2 लिखते हैं। तो हमारा किसका आ गया? इस बी डी का वैल्यू आ गया। ओके, अब समबाहु त्रिभुज, अब जो है समबाहु त्रिभुज का लंब हमें फाइंड करना है, यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों? तो ये निकालना है, ये ना, ये वाला निकालना है बस। तो चलिए इसको निकालने के लिए क्या क्या हमारे पास देगा? बी डी तो अब निकल चुका है 6 रूट, है ना। अब ये भी हमारे पास फाइंड करना है, आइए इसको हम लोग निकालते हैं। तो सी एम, यहाँ पे एम था दोस्तों, ठीक है ना। सी एम इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि √2, सॉरी √2 इंटू अपॉन 2 इंटू लिखेंगे भुजा। भुजा क्या है आपके पास? ये है आपका बी सी, है ना। तो √3 अपॉन 2 इंटू बी सी। बी सी का वैल्यू कितना है? तो बी सी की वैल्यू आपके पास दिया है क्या? तो आप बताएंगे यहाँ पे इंटू बी सी लिखेंगे, है ना। इक्वल में क्या हो जाएगा? इक्वल में हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी सी का जस्ट वैल्यू हम लोग लिखेंगे दोस्तों, बी और सी। बी और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 6√2 हो जाएगा, 6√2, है ना। तो 6√2 जो हमने फाइंड करा है बी डी का वैल्यू, और बी डी जो है हमारा किसके वैल्यू बराबर हो गया? बी सी के बदले हो गया बराबर। यहाँ से इसको रखेंगे 6√2 रखिए, है ना। तो ये 2 से काट सकते हैं 3 टाइम में, यानी कितना आ गया? ये आप बोल देंगे क्या कि 3√6 आ गया। इसका वैल्यू तो सी एम का वैल्यू आ गया। जब सी एम का वैल्यू आ गया तो ए बी एम, ए, है ना, ए बी और एम इस ट्रायंगल में आप देखिएगा, इस वाले में, तो इसमें क्या आपको दिखाएगा? आप बताएंगे क्या कि साइन 45 डिग्री इक्वल आपके पास है ए एम अपॉन होगा ए बी, मतलब क्या? P/H, है ना। तो यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इक्वल ए एम का वैल्यू तो दिया नहीं है, ए बी का वैल्यू 6 है, इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए एम का वैल्यू आ जाएगा 6 और √2 आ जाएगा, आएगा इतना। अब देखिए एम का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ए एम का वैल्यू जो है इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √2 और गुने √2 होगा, होगा ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 6√2 और नीचे 2 होगा, 2 से काटेंगे 3, यानी आ जाएगा हमारा 3√2 आ गया। किसका? तो ए एम का वैल्यू 3√2 आ गया है। ओके, अब जो है ए सी का वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो ए सी इक्वल हम लोग लिखेंगे कि ए एम और प्लस सी एम। ए एम का वैल्यू अभी जस्ट इतना 3√6 आया, इसका कितना आया था? 3√2 आया, दोनों को जोड़ लेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन निकाल लीजिए, √6 और प्लस √2 होगा। तो देखिए क्या है ये ऑप्शन नंबर हमारा 3√6 और 2। तो आंसर्स देखेंगे तो वो कौन सा है हमारा? 3 कॉमन है, 2 और 6 ऑप्शन नंबर यस करेक्ट डी है आपका। देखिए आगे कह रहा है कि व्यापारी के पास जो है 9 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ पर, बाकी का हिस्सा 20% लाभ पर बेच दिया, उसे 14% का लाभ हुआ, तो 20% लाभ पर बेचा होगा, कितना गेहूं बेचा होगा? देखिए कितना गेहूं बेचा होगा वो 20% लाभ पे। कह रहा है कि 9 माइनस एक्स, हमने सपोज कर लिया कि x क्विंटल होगा, है ना। उसने पहले 20% लाभ पर बेचा होगा, तो कुल विक्रय मूल्य जो हो जाएगा उससे कितना होगा? 10x इंटू हो जाएगा आपका 110 और बट्टे 100 होगा, ठीक। अब इसे हमें प्लस करना होगा क्या? 10 इंटू 9 माइनस एक्स, और फिर कितना पे बेच रहा है? तो 120 पे बेच रहा है, बस इसे कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या बच जाएगा हमारे पास। ये 6 टाइम में, ये 5 टाइम में हो जाएगा, ठीक। ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये 0 से 0 कटेगा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 11x आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 90 और माइनस 10x होगा। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, क्या क्या बच जाएगा हमारे पास? बचेगा 11x प्लस हो जाएगा 12 माइनस 99 और माइनस 6 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 11x प्लस 108 माइनस 12x होगा। तो यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पे 108 और माइनस हो जाएगा x, क्योंकि हमने घटा दिया है 12 में से 1, तो माइनस में x आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है वो 14% लाभ पर फिर उसको बेच रहा है, 14% लाभ पे, तो 90 और गुने 114 हो जाएगा और बट्टे 100 होगा,
है ना, इसको हम लोग गुणा करेंगे, 0 से 0 कटेगा। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 1026 आएगा, 1026 और बटे कितना आ गया 10, यानी हम लोग कितना लिखेंगे 102.6, इतना हो जाएगा हमारा रुपया। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो हमारा आया है 108 माइनस एक्स इक्वल जो है वो किसके बराबर है, तो 102.6 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया हमारे पास 108 और माइनस में हम लोग कर लेंगे 102.6 कर लेंगे, इसमें से घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, ये आ जाएगा, क्योंकि हमारा x की वैल्यू जो आ गया है ये कितना आ गया 5.4 आ गया, यहाँ पे 5.4 है ना। ये 5.4 जो हमारा x की वैल्यू आ गया, हमने कितना घटाया था तो 9 में से x घटाया था 9, तो 9 रखेंगे यहाँ पे, माइनस x की वैल्यू है 5.4, तो यहाँ पे रखेंगे कितने घट के आ जाएंगे आपके पास, तो 3.6 क्विंटल आ जाएंगे। 3.6 क्विंटल को हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई, इस जीरो को हटाइए, यानी आ जाएंगे 360 केजी आ जाएगा आपका, है ना। 360 केजी देखिए क्या है 360 केजी, यस ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन हमारे पास गुणनखंड दिए हुए क्या, ये 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 में x² के गुणांक हमें बताना है। क्या हो जाएगा x² का गुणांक दोस्तों, तो आप देख रहे हैं x² का गुणांक क्या है, x² का तो यही तो दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आगे देखिए 4a² के द्वारा इसको विभाजित करने पर क्या मिलेगा, देखिए बस यहाँ पे ये लिखा गया है ना 4a² लिख दीजिए, a² से a² काट दीजिए, 4 से 2 टाइम में काटिए, कितना कितना बच गया 2b² c², कहाँ पे है 2b² c², ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, सेक 4 पाई अपॉन 3 का मान क्या होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, सेक तो है यहाँ पे है ना, ये क्या है 4 पाई अपॉन 3 है, क्या हम लोग इस 4 पाई को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि पाई और प्लस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, फिर तो इतना ही आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, तो इतना हम लोग रखते हैं। अब देखिए इसमें कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप बताएंगे कि सेक पाई अपॉन 3 आ जाएगा, पाई का वैल्यू 180, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, मतलब कि सेक 60 का वैल्यू कितना आएगा, सेक 60 का वैल्यू आप बताएंगे क्या, ये होता है 2/1 माइनस में पाई अपॉन 3 का होता है 2/1, यानी कि सीधे हम -2 आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x प्लस 6x है ना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8x, इक्वल दिया हुआ हमारे पास 3xy दिया हुआ है, मतलब x से x काट दीजिए, आप बताएंगे क्या कि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितना, तो 8/3। अब यहाँ पे ये भी लिखा गया है तो हमें x और y का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, y की वैल्यू तो हमारे पास अभी जस्ट निकली है, क्या 8/3 निकली है, क्या यही रखेंगे, नहीं, तो 8/3 को हम लोग रखेंगे दूसरे इक्वेशंस में, तब जाके हमारा x की वैल्यू निकलेगी। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि 2x है ना, 2x और प्लस 6y, 2x प्लस 6y 3xy ऐसा लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है आपका, जो ये 2x प्लस 6x नहीं होगा, 2x प्लस 6y होगा, है ना, 6y इक्वल 3xy होगा। ये देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन के लिए कह रहा है क्या यहाँ पे कि 10x माइनस 3y इक्वल में है 4xy, है ना इतना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बोथ साइड हमने मल्टीपल कर दिया है ना, बोथ साइड कितने से मल्टीपल किया 2 से, तो किएंगे 20x माइनस हो जाएगा 6y इक्वल हो जाएगा 8xy होंगे, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और ये फर्स्ट इक्वेशन को जब जस्ट हम लोग रखें, अब देखिए ये फर्स्ट एंड सेकेंड हमने लिखा तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 22x हो जाएगा, इक्वल में ये कितना हो जाएगा 11xy होगा। आप कहेंगे क्या 11 से 2 टाइम में कटेगा, है ना, तो ये 2 टाइम में जो कटा हमारे पास 2 आपका डिवीजन में आ जाएगा, मतलब x कैंसिल हो गया, मतलब आप सीधे बता देंगे 2 इधर रहने देते हैं, y की वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन में आप y की वैल्यू रखिए, जब y की वैल्यू हमारा 2 आ चुका है तो क्या x की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा दोस्तों, तो किसी में भी रखिए आप। देखिए y की वैल्यू हमारा कितना निकल चुका है, y की वैल्यू हमारा 3 निकल चुका है। अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो y यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 12 होंगे, इसमें y करिए गुणा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 रखिए तो 3 2 जा 6, ये 6x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा आपके पास
6 टू जा 12 और प्लस हो जाएगा ये 2x, है ना। अब देखिए ये 6x है, इधर आके घटा लेंगे तो कितने हो जाएगा 4x, यानी ये 12 को 4 से काटिएगा तो 3 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3। अब देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आना चाहिए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। क्या ऑप्शन मैंने दिया है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। 3 होता है x की वैल्यू दोस्तों, y की वैल्यू 2 आया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। देखिए एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस घन का आयतन हमें बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर दिया हुआ है 26, 46 दिया हुआ है, बस लिखिए यहाँ पे 26, 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर है 26, 46, है ना। तो आप देखिए 6 से काटे, 6 चौके 24, 2 आ जाएंगे, 6 चौके 24, है ना, और 6 एकम 6, तो 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बता देंगे 21 का होता है ना। तो हमारा एक भुजा निकाल चुका है 21, अब आयतन निकालना है तो 21 का होल क्यूब कर दीजिए, क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीपल, 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 का, वो आ जाएगा 92 61, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपया है, और छूट के बाद 45 रुपया मिलता है, 15 रुपये की छूट हो गया, तो छूट प्रतिशत बताना है ना। तो चलिए छूट प्रतिशत हम लोग सीधे लिखेंगे 15, और बट्टे किससे छूट मिलता है, 60 से मिलता है, गुणे 100 करेंगे, है ना। 15 से काटिए 4 टाइम, इसे काटेंगे 25 टाइम, यानी आंसर हमारा बी होगा, 25% की छूट मिलेगा। कह रहा है एक ब्याज की दर 18% वार्षिक हो तो 2000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 सालों में पूछा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, 2000 हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ मूलधन, है ना। रेट दिया हुआ 18%, रेट कितना है हमारा, रेट है 18% अपॉन 100, लिखेंगे क्या हम लोग, तो आप लिखेंगे 2 से 9 टाइम में, और इसे लिखेंगे 2 से 50 टाइम में, इतना तो लिखेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या 59 अपॉन हम लोग लिखेंगे 50, है ना। इतना होगा, कितने सालों के लिए था, 2 सालों के लिए था दोस्तों, है ना। तो 2 सालों के लिए हम लोग इसे लिखेंगे विथ फार्मूला, हम लोग चलते हैं शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। चलिए विथ फार्मूला हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, P इंटू हो जाएगा आपका 100 और प्लस R अपॉन हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1, ये हमारा हो गया क्या, तो आप बता देंगे CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ 20,000 रखेंगे यहाँ पे, तो एक और 100 प्लस R कितना है, 118 हो जाएगा, और बट्टे 100 है तो 100 रखिए, का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसे कैलकुलेट करेंगे फिर, तो ये 20,000 तो 20,000 रहेगा ही, है ना। 118 का क्या हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो नहीं, इसको हम लोग काट देते हैं, ये 59 टाइम्स में अभी जस्ट हमने काटा है, देखिए आप लोग, और ये 50 टाइम्स में आया है ना। तो चलिए ये 59 और 50, तो 59 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3481 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 2500, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25, है ना, ये एलसीएम ले लिए हम लोग तो इसलिए हुआ। अब ये 3481 में से 2500 घटा लीजिए, कितने आ जाएंगे आपके पास, आपके पास आ जाएंगे टोटल 981 आएगा, अपॉन में आ जाएगा 2500, और गुन्ने अभी किससे करना है हमें, तो वो है अभी आगे 20,000 हमारा है, तो ये 20,000 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, 5 से 5 टाइम में काटिए, 5 से 40 टाइम में काटिए, 5 से 8 टाइम में काटिए, 8 और इसमें गुणा कर दीजिए, कितने आ जाएंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा 7848, देखिए है क्या 7848, 7848, यस, ऑप्शन नंबर कौन सा है, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदे जाने वाली वस्तु पर जो है 10% की छूट का विज्ञापन देता है, मतलब 100 की वस्तु है जिसे 90 देने का वो प्रयत्न करता है, 650 रुपये का मूल्य, एक कुकर जो है 500 रुपये की एक हीटर और 65 रुपये का एक बैग खरीदने वाले ग्राहक को कुल कितना छूट मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले सभी को इंक्लूड कर लीजिए, 650 प्लस 500 प्लस 65, सभी को ऐड करने कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या कि 500 और 600 1100, 1150 में फिर 65 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 1215, 1215 रुपये के टोटल उसने खरीदारी किया है, 10% की छूट दे रहा है वो, तो बस 10% की इसमें छूट निकालेंगे, 10%, यानी गुने सीधे 10 लिखिएगा अपॉन 100, ये जीरो से जीरो काटा, मतलब 121.5 रुपये का छूट करता है, ऑप्शन नंबर आप डी बताइए क्या, क्योंकि 1215 जो है अपॉन 10 है, इस 10 को हटाइएगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, 121.5, ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु का तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की
लौह चादर की आवश्यकता होगी। लौह चादर मतलब क्या है, तो क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें आपके पास दिया है क्या, तो रेडियस, इसमें क्या दिया हो तो हाइट, हमें लिटरल हाइट चाहिए। क्यों? बिकॉज इसका होता है फॉर्मूला पाई आर एल होता है ना। तो पाई आर एल के लिए हमें एल चाहिए, एल तो है नहीं हमारे पास, दिया हुआ एच, हमारे पास आर दिया है, एच कितना है तो 24 है, आर कितना है 7 है। तो एल फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस होता है आपका बी स्क्वायर। क्यों होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं। एक हमने ये शंकु बनाया, ठीक है ना, ये शंकु, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका ये 7 है ना, और ये दिया हुआ है आपका 24। तो ये लिटरल हाइट मतलब ये तिर्यक ऊंचाई होती है ना दोस्तों। तो ये हमारे पास पूछा गया, तो ये एक हाइपोटेनस की तरह नहीं दिख रहा आपको, मतलब एक कर्व की तरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन बनता है ना, 90 डिग्री का एंगल। तो आप बताएंगे यस, तो इसे हमें फाइंड करने होंगे। तो इसी को हम लोग फाइंड करने के लिए लिटरल हाइट लिखेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइट 24 है, 24 का होल स्क्वायर और प्लस लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। चलिए इसे लिखते हैं, कितने आ जाएंगे, 24 का कितना होता है तो आप बता देंगे, 24 का होता है दोस्तों 576, 576, और 7 का कितना होता है 49 है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, कितने आ जाएंगे आपके पास, तो 625। दोनों को ऐड करिएगा तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप बताएंगे 25 का। तो ये हमारे पास लिटरल हाइट कितने आ गए, 25 आ गए। जब लिटरल हाइट आ गए तो आप बताइए बहुत आसानी से, पाई आर एल है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखने, आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू 25 निकाले हमने। 7 से 7 काटिए और 22 और 25 में गुणा कर दीजिए, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 कितने हो जाएंगे 55, यानी 550 हो जाएंगे आपके पास टोटल। वो क्या हो जाएंगे, तो आप बताइए 550 हमारे ये आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएंगे। लेकिन हमें वो चादर की बताना है कि जो इसे कवर पाएगा। तो कवर करने के लिए इस चादर के लिए हमें क्या निकालने होंगे, अभी इसका भी क्षेत्रफल, किसका, वो वृत्त जो नीचे है उसे भी। तो हमें ये 550 तो ये सिर्फ शंकु का आ चुका है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करिए तो पाई का वैल्यू 22/7 और गुने आर, 7 से 7 काट दिए यानी 154 और इसमें प्लस कर दिए, तो 154 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 4 और ये 10 और ये 6 एक साथ, यानी 704 आना चाहिए। आइए देखते हैं 700 है क्या 4, तो ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से 1800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, कितने समय में हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, आइए देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 1800 रुपए की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 हो जाता है, ठीक है। रेट दिया हुआ आपके पास 10% है ना, CI दिया है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 378 दिया हुआ है ना, और मूलधन भी दिया हुआ है आपका कितना, तो 1800 दिया हुआ है। अब देखिए इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप यदि चाहिएगा तो इसे विथ फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप यदि चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं इसे। चलिए हम लोग पहले शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देते हैं, फिर फार्मूला भी बता देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका जब रेट दिया हो तो बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, ठीक है। जब रेट हो तभी आप ट्रिक लाएंगे, अन्यथा ट्रिक को यूटिलाइज ना करेंगे आप। देखिए तो रेट दिया हुआ है, रेट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10/100 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे 1/10, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 11/10, क्योंकि ये जो 10 है हमारा एक इंक्लूड हो जाएगा, यस, तो 11/10 आ गया। अब इसे हम करते हैं दोस्तों, हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग यहाँ पे उठाने में, क्योंकि समय हमें तो पता नहीं है, समय हम सपोज कर लेते हैं कि हमने 2 सालों के लिए, क्यों, क्योंकि 2 साल करना थोड़ा इजी होता है इसलिए, तो 2 साल के लिए करेंगे तो स्क्वायर मतलब 121 और बट्टे हो जाएगा ये 100 हो जाएगा ना। अब देखिए ऊपर वाले को मिश्रधन बोलते हैं और नीचे वाले को मूलधन बोलते हैं, और दोनों के डिफरेंस को हम लोग CI मतलब क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, तो मूलधन दिया है, मूलधन मतलब 100 के बराबर दिया है, तो आप बताएंगे क्या 1800 जो है हमारा ये किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, तो हमें वो समय निकालना है, समय निकालना है, और भी कुछ दिया हुआ हमारे, तो ये दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ, ठीक है। तो आप लिखेंगे हमें समय निकालने के लिए इसको ले जाना होगा। देखिए क्या ये हमारा जो फुलफिल करने वाला है, क्या इसे फुलफिल कर पाएगा या नहीं, तो आइए देख लेते हैं हम लोग, मतलब सीधे से निकाल के देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मेरा आ रहा है कि नहीं। यदि इतना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया तो समय हमारा 2 ही कंफर्म होगा। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल के इक्वल रखती है हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 100 लिखे। अब जो हमें निकालना है क्या है, CI निकालना है, तो 121 में से 100 घटाइए तो 21 आएगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए 21 और 18 में गुना करने पे आना चाहिए 378। यदि आ गया तो आप सपोज करिए कि हमारा जो समय होगा वो 2 साल ही कंफर्म राइट आंसर होगा। आइए गुना करके देख लेते हैं हम 18 और 21 में, तो गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 एकम 18 हो जाएगा 8, ठीक है। कैरी 1 आएगा और 18 दूना 36 1 37 हमारा आ तो रहा है,
इतना तो आ तो रहा है CI, तो हमारा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 साल। आइए देख लेते हैं, हमने तो ऑप्शंस बेसिस पे उठाया था दोस्तों, आंसर हम लोग का वही मिल गया है ना। 2 साल हमने इजी वे में उठाया था कि हाँ 2 साल होना चाहिए, आंसर हमारा डी निकल गया। चलिए आगे क्वेश्चन। अच्छा ये फॉर्मूला बेसिस पे भी आपको बता दें, देखिए फॉर्मूला बेसिस पे आप ऐसे बनाएंगे दोस्तों, CI इक्वल हो जाएगा P, है ना, प्रिंसिपल जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस R अपॉन 100, है ना, होता है ना ये फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे लिखेंगे N, मतलब जो हमारा समय है T, और -1, ये होता है CI का फॉर्मूला। अब देखिए बस जो जो दिया है हम रखेंगे यहाँ पे, 3, 7, 8 दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया है 1800 हमारा दिया है, ठीक है, और हमारा रेट दिया हुआ है 10, तो आप रखेंगे 1 प्लस 10 अपॉन हो जाएगा हमारा 100 के पावर n, n तो हमारा है नहीं, -1 रखेंगे। अब देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये गुणा में है आपका तो भाग में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 378 अपॉन आ जाएगा 100 1080 800 इक्वल लिखेंगे हम लोग, इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 10 और 10 एक 11, मतलब 11 और बटे 10 के पावर n हो जाएगा -1, है ना। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे आपके पास, ये कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो ये 1 जो है माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आप बताएंगे 378, है ना, अपॉन हो जाएगा 1800, और ये माइनस है तो प्लस इधर वहाँ हमने भेज दिया 11 अपॉन 10, ये हमारे पास n ही रह जाएगा इतना, ये माइनस था तो हमने इधर भेज दिया, ये प्लस में आ गया। अब 1800 और प्लस 300 ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे आगे प्रोसेस करते हैं हम लोग, चलिए इसे आगे प्रोसेस करिएगा तो आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, तो 378 और प्लस 1800 अभी जस्ट बताए हैं, क्यों, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया तो 1800 हो गया। और यहाँ पे अब लिखेंगे 11 अपॉन 10 के पावर n हो जाएगा ना। अब देखिए इस दोनों को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 21 78 अपॉन आ जाएगा 1800 इक्वल है 11 बटे 10 के पावर n। अब देखिए क्या हम लोग इसे कुछ लिख सकते हैं क्या, तो आप इससे जितना काट सकते हैं काटिए, 9 से काट सकते हैं क्या, तो आप बताएंगे 7 2 9 8 1 9, बिल्कुल काट सकते हैं, इसे हम लोग 9 से काट सकते हैं, तो 9 से काटेंगे कितने टाइम्स में, देखिए 9 दूना 18, ठीक है, 3 और 36, तो 9 चौके 36, है ना, और फिर काटेंगे इसमें तो 9 दूना 18, कितने आ गए हमारे पास, तो आप बताएंगे 242, इसे भी काटिए 9 से, 9 दूना 18, और ये 2 जीरो, क्या और भी कटेगा, यस 2 से 100 टाइम में, ये भी 2 से कटेगा, 1 2 1 टाइम में, कितने आ गए हमारे 121 और बट्टे 100। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 बटे 10, ये n दिया हुआ है तो 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 बटे 10 लिख सकते हैं क्या, का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे n हमारा दिया हुआ, तो ये और ये कैंसिल होगा, मतलब n की वैल्यू कितना आ गया 2। देखिए विथ फॉर्मूला भी आपका 2 आया और विथ ट्रिक भी आपका 2 ही आया था, तो आंसर हमारा सेटिस्फाई हुआ 2, डी हो गया। आगे देखिएगा, एक दिए गए समबाहु त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः AB BC और AC मध्य बिंदु है, चतुर्भुज BEFD पूर्णतः क्या है, क्या है बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने क्या है ABC, ठीक है ना, ABC हम लोग पहले यहाँ पे बनाते हैं, ABC A B और C हम बनाए, ठीक है, फिर DEF, ओके ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग DE और F, DEF, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो है DF, है ना, जो DF है हाफ ऑफ BC है कि नहीं, तो आप बताएंगे बिल्कुल है, हाफ ऑफ BC ही है, तो यह जो है एक हमारा क्या बनेगा, यही ना पूछा गया है कि यह एक क्या बनेगा, है ना, मतलब कि हमारा पूछ क्या रहा है दोस्तों कि DBEF ये क्या है एक, तो ये एक जो है हमारा समचतुर्भुज है दोस्तों, है ना, ये सीधे इसमें बताएंगे हम, क्या बताएंगे, समचतुर्भुज, आंसर हमारा डी दिख रहा है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि ऐसे वृत्त की जीवा जिसका केंद्र O है, यदि बी चाप AC पर कोई बिंदु है तो OCA 20 डिग्री है, तो ABC का परिमाण क्या होगा, आइए देख लेते हैं इसका क्या होगा परिमाण। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त में क्या है, कह रहा है दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे ये सेंटर हो गया हमारा, ये सेंटर से ऐसे बना हुआ है, देखिए ये सेंटर से ऐसे बना हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे जिसमें ये और ये इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है हमारा, इसमें टच है ना। अब देखिए ये रेडियस है जिसमें आपके पास ये 20 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना 20 डिग्री दिया हुआ है, और जो है ये दिया हुआ है 140, ठीक है 140, क्या ये भी तो कितने होंगे हमारे 20 ही होगा, ठीक है।
अब देखिएगा ये भी तो 20 ही होगा क्योंकि इनकी रेडियस है ये। अब देखेंगे आगे, कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है AOC। इसका पहले नामकरण हम आपको दिखा दे। इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि AOC इक्वल हम लोग लिखेंगे कि 180। AOC जो है 180 और माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना ACO और प्लस होगा OAC। इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे कि 180 माइनस ये हो जाएगा 20 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 140। जो हमने अभी यहाँ पे इंडिकेट करा है, आप सोच रहे होंगे कैसे 140 है, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब जो 140 आ गया तो हमारे पास बोल क्या रहा है कि प्रतिवर्ती AOC इक्वल कितने हो जाएंगे 360 माइनस हम लोग कर लेंगे 360 में से 140 है ना, घटाएंगे कितने आ जाएंगे आपके पास, तो आप बताएंगे 220 डिग्री। इधर जो बात बाकी बच गया कितना आ गया 220 डिग्री। जब 220 आ गया तो एंगल ABC की वैल्यू आप हाफ ऑफ लिखेंगे प्रतिवर्ती AOC है ना, तो AOC कितना है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे 220, काटिए इसको यानी 110 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या बन गया 110। आइए देख लेते हैं 110 ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर डी। देखिए एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक P Q और R, समकोण P है तो P Q R के लंब केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। आइए इसका निर्देशांक हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे त्रिभुज को ड्रॉ करा। हम जानते हैं यहाँ पे क्या कि समकोण त्रिभुज का लंब जो होता है केंद्र समकोण वाले शीर्ष होती है, क्योंकि समकोण के लंब और आधार शीर्ष लंब ही होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास P दिया हुआ है, ये हमारा Q दिया हुआ है, ये हमारा R दिया हुआ है। इसका वैल्यू 3 और 8 है, क्वेश्चन में हमारे दिए हैं। ये 7 और 4 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है। हमें क्या बताना है कि ये यहाँ से जो ये लंब बनेगा इस पे ये बताना है। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इसका नाम S डाल दिए। जो हमारा PS है दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं RP, ये जो हमारा ये लंब कहते हैं हम लोग इसको है ना। ये जो हमारा PQ, यहाँ पे जो PQ 2 लंब है और तीसरा जो है शीर्ष है हमारा क्या है तो PS हमारा क्या है, तो आप बता देंगे ये लंब है PS। इन तीनों शीर्ष लंब को प्रतिच्छेद बिंदु जो है क्या है, तो आप बताएंगे P है ना P, ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं क्या कि P जो है PQR का लंब केंद्र है। अतः हम इसका निर्देशांक बता सकते हैं कि P का 3 और 4 होगा। तो आंसर हमारा जो बनेगा वो 3 और 4 होना चाहिए। देखिए आंसर हमारा 3 और 4, ऑप्शन नंबर क्या है, तो राइट आंसर ये बताइएगा। कह रहा है जब थीटा का वैल्यू 45 है तो ये सेक प्लस कोसेक का वैल्यू क्या होगा। देखिए सेक और प्लस कोसेक का वैल्यू क्या होगा जब थीटा का वैल्यू 45, तो आप खुद बताइए सेक 45 का वैल्यू कितना होता है। सेक 45 का वैल्यू आप बताएंगे √2 होता है, और बताइए कोसेक 45 का वैल्यू, तो आप बताएंगे √2 ही तो होता है। दोनों को ऐड करेंगे 2 और तो सेक 45 का वैल्यू √2 होता है और कोसेक 45 का भी √2 होता है। दोनों को ऐड करें हम लोग तो 2√2 आया, यानी आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर बन गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या साइन के पावर 6 और प्लस कॉस के पावर 6 यह किसके बराबर है। तो देखिए साइन के पावर 6 है ना दोस्तों, इसको आपको स्क्वायर में लिखना होगा पहले। देखिए कैसे, यहाँ पे हमें करना होगा दोस्तों साइन का, जैसे कि हम लोग लिखेंगे क्या पहले कि साइन के पावर क्यूब लिखेंगे, ठीक, और वहां पे स्क्वायर इसको कर लेंगे। ऐसे लिखेंगे हम लोग साइन का होल स्क्वायर का क्यूब करेंगे और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस का होल स्क्वायर का क्यूब। क्या ये भी 6 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि स्क्वायर और क्यूब में गुणा करेंगे तो 6 तो आ ही जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, तो आप लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस यहाँ पे रखेंगे हम लोग। और एक और बात दोस्तों, यदि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर यदि आपको मिलते हैं तो उसे भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे कि ये लिखा गया है हमारे पास, इसे आगे लिखिए पहले कि साइन का होल स्क्वायर
ओके, प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस का होल स्क्वायर माइनस में आपके लिख देंगे कि साइन स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ओके, हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे आगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। आप सीधे यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्या, साइन स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस 3 ऐसे है क्या, तो यस 1 माइनस 3 है ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। देखिए आगे कह रहा है क्या कि डाटा का निम्नलिखित में से कौन सा आलेख निरूपित संचयी बारंबारता को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, देखिए तो वो दर्शाता है, आपको बता देंगे तोड़न, जो ओजाइब बोला जाता है, आंसर सी करेक्ट होगा। दो समान समकोण जो है एल एम एन और ओ पी क्यू, क्यू चाहे 48 और 36 है तो ओ पी 12 है तो एल एम बताना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या, तो एन एल ओपन ओ क्यू है ना, इक्वल लिखेंगे एल एम, और देख रहे होंगे कि आप ये कहाँ से लिख रहे हैं सर, है ना। देखिए आपको बता दें, जैसे कि एक हमने दो ट्रायंगल बनाया, एक है क्या, तो एन है, एक है एम और एक है एल। दूसरा जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ही है, यहाँ पे ओ है, ये पी है और ये क्यू है। अब तो यहाँ दिख रहा है और समझ पा रहे हैं आप लोग। एल एन की वैल्यू दे रखी है कितना, तो ये 48 दी हुई है, यहाँ पे रखेंगे 48 हमारे क्वेश्चंस में दिए हैं। और ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ ये कितना, तो ये 36 दिया हुआ, 36 रखेंगे इक्वल एल एम की वैल्यू हमारा नहीं है, एल एम की वैल्यू नहीं है हमारा, तो एक सम ले लेते हैं। लेकिन कि यहाँ पे ओपी का वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना, तो 12 दिया हुआ, 12 रखेंगे। 12 से काटेंगे 3 टाइम में 36, ये 3 से काटेगा 1 और 8 टाइम में 18, मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ गया 18। आंसर से देखिए, आंसर हमारे कोई तो बचा नहीं, 12 से 3 टाइम में कटे है ना, 3 से 1 और ये आपके एक और 6 टाइम में कटेगा, 18 है ना, तो एक और 6 टाइम में, यानी हमारे क्या 16 आएंगे। देखिए 16 है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट है 16। आगे देखिए कह रहा है कि यदि आकृति में ओ केंद्र है तो एक्स की बराबर क्या होगा, बताइएगा। ओ केंद्र है ना, तो ये एक्स बराबर क्या होगा, देखिए इतना तो कंफर्म है, ये जो आएगा इसके इक्वालिटी में ही आएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। जैसे देखिए पहले ये त्रिज्या है, तो यदि यहाँ से ये हमने एक ड्रॉ किया हो रहता है तो ये बहुत इजी बता पाते कि ये 35 है तो ये भी 35 होता। खैर छोड़िए, हम लोग को निकालना है यहाँ पे जो एंगल एस इक्वल लिखेंगे क्या, 180 माइनस हो जाएगा 90 और प्लस 35 होंगे ना। चलिए इसको निकालेंगे, कितने हो जाएंगे, 180 में से आप ये घटाइए तो कितने आ जाएंगे, 55 आ जाएगा। तो देखिए एस जो है वो किसके इक्वल है, ये एस जो है ये आर के इक्वल है। जब ये निकल गया हमारा 55 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 55 ही है, यानी आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, यदि समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 इक्वल 0 है तो इसका मूल जो है 5 है, तो हमें के का वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। समीकरण का एक मूल 5 दिया हुआ है, चलिए हम लोग एक मूल जब 5 दिया हुआ है, बस एक्स की जगह पे 5 रखिए, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस 6 है ना, के का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है 6 और गुने 5, क्योंकि के एक्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे के रखेंगे, और प्लस 5 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30, आप 25 में से 30 घटाइए तो -5 के हो जाएगा, है ना, और इधर भी -5 चला जाएगा, तो माइनस और माइनस हम काट देंगे, और 5 से एक टाइम में, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, तो 1, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स प्लस 10 इक्वल 0 के दो मूलों का योगफल क्या होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे क्या, मूलों का एक फल होता है, ये बताइएगा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर, मतलब सीधे लिखेंगे कि बी ओपन ए लिखिएगा, माइनस बी ओपन ए होगा। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी में आपका 19 है, मतलब 19 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ओपन में ए की वैल्यू क्या है, तो एक्स बताइएगा, मतलब 1 है, तो 19 को और 1 से ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 19 ही आ जाएगा बस। तो हमें योगफल ही तो बताना था, योगफल बी बाई ए होता है, वो कितना आ गया हमारा 19 आ गया। आंसर्स बन जाएंगे ऑप्शन नंबर, क्यों यहाँ पे प्लस हुआ, बिकॉज ये माइनस में बी तो हमारा फॉर्मूला में होता है माइनस बी बाई ए, और ये पहले से माइनस 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 प्लस, इसलिए 19 हमारा आंसर करेक्ट आंसर सी बन गया। देखिए आगे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। देखिए इसका गुणनखंड हम लोग निकालते हैं,
आपको ये और इसमें मल्टीपल कर लेंगे 72 आ जाएगा। 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे कि 12 छक 72 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 9, इतना रखेंगे। आप लिखिएगा क्या कि 8x स्क्वायर और हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे माइनस 12x और माइनस 6x, 12 छक 72 और 12 में 6 जो ऐड करेंगे तो 18 आएगा और प्लस हो जाएगा 9। इसमें कॉमन करिए, इसमें और इससे कॉमन, तो कितने हो जाएंगे आपके 8x कॉमन हो जाएंगे। कॉमन होंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8x नहीं कॉमन होगा क्योंकि 12 है ना, तो आप 4 कर सकते हैं यहाँ पे 4x कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा यहाँ से 4 कर लिए तो 3 बच जाएगा। माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा हमारा 3, यहाँ बच जाएगा 2x और प्लस बल्कि नहीं माइनस 3। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3। देखिए 4x माइनस 3 और 2x माइनस 3 देखेंगे है क्या, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए, तो नहीं ए नहीं है, 4x माइनस 3 तो है, 2x प्लस यहाँ पे ये नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर डी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नांकित आकृति में दो किरणें बी डी और बी ई ए सी के बिंदु बी पर मिलती है एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताना है हमें, इसका और इसका बताना है। आपको पता है ये टोटल का वैल्यू कितना होता है 180 होता है ना, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। टोटल का वैल्यू 180 है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई और प्लस 100 बराबर कितना लिखेंगे 180। तो आप बताएंगे क्या कि एक्स प्लस वाई, इस नंबर को हम लोग उधर भेज देंगे तो घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 80, मतलब एक्स प्लस वाई कितना आ गया हमारा 80 डिग्री। देखिए है क्या ऑप्शन नंबर, तो बताएंगे यस, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो हम लोग का विज्ञान है। विज्ञान में क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, कौन सा है इसमें, तो आप बताएंगे अष्टफलकीय है, आंसर बी करेक्ट बनेगा, अष्टफलकीय है आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, टेलीस्कोप की खोज कौन वैज्ञानिक किए थे, गैलीलियो, आंसर डी बताइए गैलीलियो किए थे, कब किए थे, तो 1609 ईस्वी में। कह रहा है कि इस सदी की शुरुआत, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, कौन किए थे बताइए, तो आंसर बता देंगे राइट ब्रदर्स, ऑप्शन ये बताएंगे राइट ब्रदर्स, कब किए थे 1903 में। आगे है केसेरुक रज्जु से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, कितनी निकलती है बताएंगे, तो आंसर बताएंगे 33, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा 33 निकलती है। अगला है कि प्रतिवर्ती क्रिया है ना, रिफ्लेक्ट एक्शंस का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, कहाँ पर है बताएंगे, तो आंसर बताएंगे केसेरुक रज्जु में है ना, बोन मैरो जिसे हम लोग बोलते हैं, आंसर सी बताइएगा, स्पाइनल कोड जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखेंगे कह रहा है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है, कौन सी है, तो इसका नाम है TSH है, आंसर ए बताएंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसे हम लोग। देखिए आगे निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तो आंसर बताएंगे अंडवाहिनी में, आंसर बी बताएंगे अंडवाहिनी। पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग में की जाने वाली अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आंसर बता देंगे वो हो जाता है ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता का एक आयतन भाग दिया हुआ घनत्व इतना केजी पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा का जो घनत्व दिया हुआ है मीटर क्यूब में केजी पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का हमें डेंसिटी घनत्व बताना है कि कितना होगा। तो देखिए कितना होगा यहाँ पे, पहले तो एक दिया है आयतन का एक भाग, दूसरा दिया है दो भाग, तो 7100 वाला तो 7100 ही रखेंगे, लेकिन 89 वाला दो भाग दिया है तो 89 को हमने दो से मल्टीपल करने होंगे, कितने हो जाएंगे, दो से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 9 दूने 18 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके 16 1 17, मतलब 178 आएगा, 178 लिखेंगे यहाँ पे 178 लिखेंगे और दो जीरो तो रहेंगे ही। अब दोनों को इंक्लूड कर लीजिए, ये जीरो जीरो हो जाएंगे, ये 9 और ये हो जाएंगे 14 और एक ही हो जाएंगे 2, मतलब कितने आ गए टोटल 24। ये कितने थे, दो का भाग, और ये कितना का था, एक का, ये टोटल कितना आ गया 3, 3 से इसे डिवाइड कर दिए, 3 8 24, 3 3 9 यानी 2 जीरो, तो कितने हो जाएंगे 8300 केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का खून के जमने में आवश्यकता होती है, ये तो आप बता दीजिए कौन सा है बताइए,
तो विटामिन ए नहीं है, विटामिन सी नहीं है, विटामिन ई नहीं है, एक ही बच गया, वो है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि अल्कोहलिक खमीरन की आखिरी उत्पाद क्या है? क्या है इसकी आखिरी उत्पाद? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, इथाइल अल्कोहलिक। इथाइल अल्कोहल है इसका आखिरी उत्पाद दोस्तों। और यह इथाइल क्या होता है? एक रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है ना। इसको पीने से शरीर में उत्तेजना होती है, जैसे कि शराब वगैरह हो जाता है, उसको पीने से क्या हो जाती है, शरीर में एक अलग ही उत्तेजना होती है। तो ये भी वही काम करता है एथिल अल्कोहल, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आगे, ये निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? बताइएगा इसमें कौन सा हार्मोन है। तो आंसर्स बताएंगे क्या इसमें इंसुलिन जो है एक हार्मोन का काम करता है। आंसर्स हमारे सी बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? तो वह कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड से कर लेता है अभिक्रिया। आंसर्स हमारे डी करेक्ट होंगे, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से कर लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। आगे देखेंगे HCl जिसको हम लोग बोलते हैं। कह रहा वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, यह धातु कौन सी है? आप समझ जाएंगे कि वो धातु तांबा है ना। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे कह रहा है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाना, मतलब कि हम लोग अपने मन से पकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई कच्चा फल है उसको हमें पकाना है, तो हम लोग कार्बाइड का यूज करते हैं ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग एथिलीन कहते हैं। आंसर डी बताइएगा, है ना। क्या बताएंगे? एथिलीन। आंसर नंबर डी बताइएगा। आगे देखिएगा कह रहा है विस्फोट ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो TNG है, यह एक क्या है बताइएगा। तो यह जो है एक एस्टर है दोस्तों। क्या है? एक एस्टर है। आंसर यहाँ पे हमारा डी बताएंगे। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है, यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अपक्रिया करके यह बनाया जाता है। देखिए कह रहा है जस्ता में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या है बताइएगा। विद्युत लेपन में विधि क्या है? तो आंसर बता देंगे क्या? ऑप्शन नंबर डी, बर्तन को घन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो आंसर बताएंगे रेडॉन नहीं है। आंसर डी करेक्ट होगा। कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाई जाती है? कौन सी धातु आयन पाई जाती है? तो आंसर बताएंगे मैग्नीशियम। आंसर बी बताएंगे मैग्नीशियम। देखिए आगे क्वेश्चन है कि बल का SI मात्रक kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह कौन है बताइए। तो वह अन्य जो नाम है वो है न्यूटन, है ना। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। तो अब बताइए कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है दोस्तों? जूल है। और दाब का पास्कल है। तो आवृत्ति का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आवृत्ति का क्या होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में कि राजस्थान की राजधानी क्या है बताइए। आंसर बताएंगे जयपुर है, राजस्थान की जयपुर है। देखिए आगे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का भोपाल है ना। आगे देखिए कह रहा है कि लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? किससे है संबंधित? तो आप बताएंगे बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से है। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। लिब्राहम जांच कमीशन भारत सरकार के द्वारा कब आया था अयोध्या में? तो 1992। कब? 1992 में अयोध्या में विवादित जो ढांचा है बाबरी मस्जिद को विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित एक जांच आयोग है यह। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर बता देंगे, वह मनाते हैं हम लोग 20 मार्च को, है ना। 20 मार्च 1927 को जो है महार चौराड़ जो है तालाब प्रतिबंधी मुक्त की स्मृति में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। आगे देख रहे हैं कह रहा है कि भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो आंसर बताएंगे यह है चुनाव आयोग को। आंसर सी करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए मौलिक कर्तव्य आपको पहले याद रखने होंगे कहाँ से लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो आप बताएंगे यह लिया गया है रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है। और पूछ क्या रहा है कि भारत में कौन सा है बताइए। तो भारत में पता है कौन सा है?
भारत में हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। आंसर हमारा बी बनेगा। यदि आर्टिकल्स आपसे पूछ लेगी कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, तो ये आपको बताने होंगे 51 के क, मतलब एक में जोड़ा गया है ना, 51 के ए में है, ये भाग 4 के ए में है। देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, कौन सा प्रकार है, तो आंसर बताएंगे शाश्वत अधिकार मुकदमा है। आंसर ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए कौन थे जो लगातार 2 बार रहे थे, तो आंसर बता देंगे वो बिहार से थे, जीरादेई नामक डिस्ट्रिक्ट से थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। आगे देखिएगा भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम बताइए, कौन है, प्राइवेट चीज को हम लोग बोलते हैं, तो आंसर बता देंगे इसका नाम है मैत्री सूचना तकनीकी विद्यालय यानी AITU है। आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो आंसर बता देंगे 15 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। ये तो हमारा विश्व उपभोक्ता हो गया। यदि राष्ट्रीय पूछेगा तो कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय आप याद रखेंगे 24 दिसंबर को मनाते हैं ना, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय, और विश्व में पूछे मतलब अंतर्राष्ट्रीय तो आप बताएंगे 15 मार्च को। देखिए विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है किस नाम से, तो उसका नाम है एबिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शासन काल में, अशोक के जो शासन काल था उस समय बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था, कौन सी नगर में आयोजित हुआ था, तो आंसर बता देंगे पाटलिपुत्र में हुआ था। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, पाटलिपुत्रा में। और ये कैमा था तो आप बता देंगे दूसरा। तो पहला कहाँ पे हुआ था, राजगीर में, पहला राजगीर, फिर पाटलिपुत्रा, फिर वैशाली, फिर हुआ था आपका कुंडलवन ग्राम में, है ना। आगे देखिए कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, शुंग वंश के बाद कौन सा आया था बताइए। देखिए ऑप्शंस आपके सामने, शुंग वंश के बाद जो है कौन आया था, तो शुंग वंश के जस्ट बाद कन्नौ वंश आया था दोस्तों, है ना। कौन आया था, कन्नौ वंश आया था। अब देखिए कन्नौ वंश शासन किया था और कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। कह रहा है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, कौन लिखे हैं, तो आंसर बता देंगे कालिदास लिखे हैं, है ना। आंसर आपका डी होगा, कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, है ना, इन्होंने, और इन्हीं को तो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य जो चाणक्य भी नाम से जाने जाते हैं, विष्णुगुप्त भी नाम से जाने जाते हैं, ये अर्थशास्त्र लिखे हैं पुस्तक, इसमें क्या चीज पे मतलब कि प्रकाशित किया गया, तो आप बता देंगे राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया। आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा आपका, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे। देखिए कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, बताइए किसका हुआ था, तो आंसर्स बता देंगे सैयद वंश का, इसका हुआ था ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का हुआ था। कब, तो आपको बताना होगा तैमूर के आक्रमण और वापसी के बाद खिज्र खान ने कब, 1414 में, कब, तो 1414 में सैयद वंश का स्थापना किया था। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, आंसर बता देंगे वह उपयुक्त सभी होगा, विकसित, स्टॉक, संभावित या रिजर्व। आंसर हमारे डी करेक्ट बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ है, कौन नहीं हुआ है, तो आंसर बता देंगे वह नहीं हुआ है ब्राजील। आंसर हमारा डी करेक्ट होगा। 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले ली, जिसमें इंडिया, है ना, होंडुरास तथा स्पेन भी शामिल था, जबकि उस समय ब्राजील राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। तो आंसर हमारा राइट आंसर डी बताएंगे। देखिए कह रहा है मैग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे होता है, तो आप कहाँ बताइएगा, बताइए ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन पश्चिम बंगाल। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक सीटों की संख्या कितनी है, वह कितनी है। आर्टिकल यदि अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 330 में बात कही गई है, कितने सीटों के लिए, तो आंसर बताएंगे 47 सीटों के लिए। ऑप्शन बी बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा। देखिए ऑप्शंस आपके सामने है,
तो आंसर्स बता दीजिएगा। वो है तुलनात्मक मापनी के द्वारा। आंसर्स डी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जो रीजनिंग हम लोग बोलते हैं। नंबर को ये लिखा गया है ना, बरेन को ये लिखा गया है, तो हमने बताना है रबर को क्या लिखेंगे। आइए देख लेते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, ठीक है ना। तो आर जैसे लास्ट में है तो इसका 7 लिखा गया है। यहाँ पे जो बीच में है 7 का यूज किया, बिल्कुल मतलब हमें आर 7 से ही स्टार्ट है, सभी 7 से ही है। चलिए ठीक है, और आसान बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 तो हो गया। यू का क्या है तो देखेंगे यू किसी में है, यस सेकंड, सेकंड मतलब हमारा 5 है। 7 के बाद 5 रखेंगे, 7 के बाद 5 मतलब ये कट गया आपके पास, ये भी कट गया है ना, 2 कट गए, या तो ए या तो बी आने वाला है। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू हम लोग रखेंगे लास्ट थर्ड यानी 8 रखेंगे। तो इसमें बताएंगे ये ऑप्शन कट गया यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि यदि के का अर्थ जो है घटाना है, एल का अर्थ क्या है भाग, एम का अर्थ क्या है जोड़ना है, तो डी का अर्थ है गुणा करना। बस यहाँ पे हम लोग रखेंगे एल का क्या है अर्थ, एल का है भाग करना, यहाँ पे भाग दे देंगे, है ना। और के का अर्थ क्या है, तो के का अर्थ जो हमें घटाना था यहाँ पे घटा देंगे। एम का अर्थ क्या है जोड़ना, तो यहाँ जोड़ देंगे। डी का क्या अर्थ है, तो डी का अर्थ गुना, यहाँ पे गुना कर देंगे। आप इसे भाग करिएगा 4 से तो कितने हो जाएंगे, एक 2 टाइम में और 4 चौके 16, 24 टाइम में -6 रखेंगे और प्लस 11 और 9 में गुना करेंगे, 99 हो गया। तो ये 99 और प्लस 24 ऐड कर दिए, कितने होंगे 9 4 13 और ये हो जाएंगे 11 1 12, मतलब 123 में से आप 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 घटाएंगे 17 और 1 1 मतलब 117। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, इसे आपको काउंट करने है। इसे पॉज करिए वीडियो को और वीडियो को पॉज करके इसे काउंट करिए और कितने टोटल है इसे काउंट करके बताइए। ये क्वेश्चन तो रहना तय है, कंफर्म है। तो इसमें आप काउंट करेंगे टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास बता दे दोस्तों, वो आ जाएगी कितने 26 आ जाएगी। काउंट कर लेंगे आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लिए, 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके आप पूरे काउंट कर सकते हैं कितने, तो 26 आ जाएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि हमें बताना है क्या आएगा संख्या इसमें। जैसे 19 के बाद 80 आया है, 19 के बाद कितना 80 आ गया है। तो देखिए 19 से 80 कैसे आया, तो 19 में हम लोग 4 से गुना करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 76 में 4 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। क्या इसमें भी हम लोग 4 से गुना कर दें, तो बिल्कुल करके देखते हैं। 4 से गुना किए तो आपके कितने आ जाएंगे 92, 92 में हमने 4 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 96। फिर यहाँ से 4 से गुना 64 आएगा, 64 में हम 4 जोड़े 68, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी इसमें आगे वाली आने वाली है लुप्त, 8 के बाद 16 है, देखिए है ना। तो यहाँ 2 टाइम्स हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो 3 घटा है, फिर यहाँ से कितना होना चाहिए, तो हमारा यहाँ 2 गुना हुआ, यहाँ पे 3 घटा, तो यहाँ पे 4 गुना होना चाहिए था, है ना। तभी तो यहाँ पे घटेगा हमारा -5, तभी तो यहाँ पे गुना 7 हुआ है। यस, तो यहाँ पे 4 गुना 13 चौके 52, यानी आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें, उस वेन आरेख को बताना है जो फल सेब और सब्जी है। फल सेब और सब्जी है, तो आइए फल सेब सब्जी क्या करेंगे, तो सेब जो है फल है लेकिन सब्जी अलग है, तो वो कौन सा ऑप्शन नंबर दिख रहा है, राइट आंसर ये दिख रहा है आपको। इसमें देख रहे हैं हम लोग कथन और निष्कर्ष, कह रहा है कि सभी धातुएं गढ़े रंग की है। सभी धातुएं क्या है, कैसी है, तो गढ़े रंग की है और कुछ धातुएं भारी है। देखिए सभी यहाँ पे धातुएं क्या है, गढ़े रंग की, सभी धातुएं हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सभी धातु क्या है गढ़े रंग की है, गढ़े रंग की बना देते हैं हम, गढ़े रंग की यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ धातुएं भारी है, कुछ धातुएं जो है भारी है, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं भारी है। अब देखिए कह रहा है क्या, निष्कर्ष की सभी भारी धातुएं गढ़े रंग की है, सभी भारी धातुएं गढ़े रंग की है, हाँ बात तो सही है। दूसरा कह रहा है क्या कि सभी हल्की धातुएं गढ़े रंग की नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ ये निकला। तो करेक्ट आंसर ये बन जाएगा आपका। नीचे दिए कथन 1 और 2 देखते हैं हम लोग, कथन क्या है। कथन हमारा है क्या, कह रहा है क्या भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। तर्क है हाँ, भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है। दूसरा कह रहा है नहीं, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा करता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 इसमें मौजूद है। क्यों, क्योंकि ये दोनों देश है, दोनों खेल सकते हैं, तो इसमें हमारा दोनों निष्कर्ष गलत है दोस्तों, आंसर डी बनेंगे। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों का दावा और कारण हमें देखना है। पत्नी कह रही है मुझे लगता है कि हमारी नौकरानी ने 2 नए तौलिए चुरा ली है। पति कह रहा है कौन से तौलिए, पत्नी बोलती है जो हमें उपहार में मिले थे। दूसरा कंडीशन है जो हम मुंबई से होटल से उठा करके लाए थे। तो आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे कि उपयुक्त तो दोनों दो होगा। क्यों, जो उसने उठा कर लाए थे वो चोरी हो गई है ना। आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। देखिए
आगे कह रहा है कि OEHM अक्षर से प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने बार बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इससे क्या बनेगा एक वर्ड, और वो बनेगा आपका HOME, होम बनेगा ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।